गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए फर्स्ट ईयर। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉ। यहाँ पर पहले हम ये कोटेशन देखेंगे जॉन लॉक का। ये जो कोटेशन है आप इसके मीनिंग को समझिए कि अगर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर जॉन लॉक ने क्या लिखा है, वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम। इसका मतलब आप समझिए कि अगर लॉ नहीं होगा, अगर कानून नहीं होगा तो वहाँ पर आपकी जो फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, वो भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि कोई भी इस समय वर्ल्ड हो जहाँ पे डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन क्या है कि हम सभी को, जितने भी सिटीज़न हैं, उन सभी को फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो लॉ है वो क्या है, स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। लॉ इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर फ्रीडम और आवर इंडिपेंडेंस। अगर कोई भी किसी के भी इंडिपेंडेंस पे या फ्रीडम पे या स्वतंत्रता का हनन करता है तो लॉ ही है, कानून ही है जो उसके लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि लॉ, इसकी मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं। तो स्टेट इज सॉवरन, आप समझ रहे हैं कि जो राज्य होता है वो संप्रभु होता है। और ये जो सुप्रीम पावर है, सॉवरनिटी इज द सुप्रीम पावर, वो मतलब कैसे काम करेगा कि इट्स मीन्स द ईच लॉ इज फॉर्मुलेटेड विल ऑफ द स्टेट। जो भी राज्य है वहाँ पर कानून जो है वो राज्य की इच्छा होती है, पर इस लॉ के पीछे जो नागरिक होते हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कोई भी अगर वॉयलेशन करता है लॉ का तो राज्य द्वारा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर हम इसके मीनिंग को देखें तो कानून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आंग्ल भाषा के लॉ शब्द से हुई है जिसका जो है ट्यूटोनिक यानी लैग, जिसका क्या अर्थ है, ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर, स्थायी और निश्चित रहे। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप यहाँ पे फ्री हैं, कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजीली लर्न हो जाए आप वहाँ पर उसको लर्न कर सकते हैं। ये इंग्लिश में मीनिंग है, द वर्ड लॉ हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द टिटोनिक वर्ड लैग विच मीन्स डेफिनेट। इट्स मीन्स कि जो लॉ है वो क्या है कि ह्यूमन रिलेशन और रूल ऑफ कंडक्ट को डिफाइन करता है। और लॉ जो है वो एक ह्यूमन कंडीशन के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल में करने का एक तरीका है। दिस इज़ द डेफिनेशन। और यहाँ पर आप जो मीनिंग देख रहे हैं कि आप इसको समझ सकते हैं, लॉ इज़ अ डिफाइंड रूल ऑफ द बिहेवियर विच इज़ बैक्ड बाय द सॉवरन पावर ऑफ द स्टेट। लॉ के कुछ फीचर्स या नेचर्स हैं, आप इसको पढ़िए। कानून में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है। समाज की सामाजिक परिस्थितियां कानून के माध्यम से ही परिलक्षित होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कानून, अगर किसी भी कंट्री के लिए लॉ बहुत ज़रूरी है ताकि वह उस कंट्री के जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं एक्सेट्रा को वो कंट्रोल में कर सके, ताकि सोसाइटी में कोई भी किसी के भी फ्रीडम को वॉयलेट न कर सके। और लॉ अगर कोई भी अगर ऐसा करता है, किसी के भी फ्रीडम को अगर को वॉयलेट करता है तो पनिशमेंट भी लॉ के थ्रू ही दिया जाता है। लेकिन लॉ के कुछ रिसोर्स भी हैं, स्रोत भी हैं। इसका मतलब ये है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो कहाँ से आया, उसके स्रोत क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो पहला है कस्टम, यानी कि रीति रिवाज। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी समाज हो तो सबसे पहले जो कानून है वो रीति रिवाजों से ही आते हैं। और रीति रिवाज जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और भारत में अगर देखा जाए कि रीति रिवाज यानी कस्टमरी लॉ जो है वो हम देख सकते हैं। ब्रिटेन में कॉमन लॉ, आपको क्लास में मैंने बताया ही था कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ना होते हुए भी वो जो कंट्री है ब्रिटेन, वो कितना स्मूथली चल रहा है। रिलीजन या नैतिकता जो है, मैंने आपको डिवाइन थ्योरी में बताया था कि पहले क्या था कि जो कोई भी मुखिया कबीला होता था, उसके मुखिया होते थे, तो वो क्या करते थे
कि रिलीजन के बेस्ड पे, मोरालिटी के बेस्ड पे या दैवी सिद्धांत के आधार पर अपने उस कबीले को चलाते थे और कहते थे कि ये जो धर्म के आधार पर हम इसको चला रहे हैं। जिसमें कि अगर हम देखें तो हिंदू कोड बिल, मनुस्मृति और इस्लामी जो कानून है शरीयत, वो इसमें इम्पॉर्टेंट था। तो जो कानूनों का उस समय जो स्वरूप था वो दैवी होता था, और धर्म और कानून के बीच में उस समय जब एंशिएंट एरा था, ये था कि इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है। उसमें केवल ईश्वर को ही समस्त सत्ता और कानून का निर्माता माना जाता था। लेजिस्लेशन यानी कि व्यवस्थापन। लेजिस्लेशन आप समझ सकते हैं कि क्या है, कि जो लेजिस्लेटिव है वो किस तरीके से एक लॉ को बनाती है। लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करें तो इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉ, और अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट जो है वो लॉ को बनाती है। और जो भी कोई बनाता है लेजिस्लेटिव से, अगर कोई लॉ बनती है तो उसमें जो है, जो नागरिक हैं, जो जनता है, जो सिटीज़न है, वो भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि कोई भी लॉ अगर बनता है तो वो सोसाइटी में ही आता है और हम सभी एज अ सिटीज़न उसको फीडबैक देते हैं। न्यायिक निर्णय यानी कि एडजुडिकेशन, जुडिशियल डिसीजन। In contemporary time, judicial decision has come to be an important sources of law. जो भी डिसीजन होते हैं जुडिशरी के, आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया ना कि केशवानंद भारती एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेरूबारी केस, ये सब क्या है, एक तरीके के केसेस तो हैं, जो उस केसेस का जो डिसीजन आया, लेकिन उस डिसीजन को सेफ रखा जाता है ताकि कभी भी अगर फ्यूचर में इस तरीके के केसेस आएँ तो वैसा ही डिसीजन लिया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि न्यायाधीश आवश्यकता पड़ने पर टीकाओं को मान्यता देकर अपने निर्णय में इसका उल्लेख करते हैं। तो और हिंदुओं में बहुत प्राचीन भारत में मिताक्षरा और दाय भाग एक तरीके का कानून था जो चलता था। अब तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये पहले के जो कानून थे, जो कोड किए जाते थे, उसके अकॉर्डिंग चलते थे। और अगर कंटेम्प्रेरी एरा में भी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी डिसीज़न देते हैं वो एक जर्नल, शायद मैंने क्लास में आपको बताया होगा, उसको कहते हैं AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर। उस जर्नल कहिए, चाहे आम बोलचाल की भाषा में उसको हम एक बुक कहें, तो उसमें सारे डिसीज़न रहते हैं कि कभी भी अगर इस तरीके का अगर दोबारा केस आए तो इसी केस के डिसीज़न के आधार पे उस नेक्स्ट केसेस का जो हम डिसीज़न दे सकें। यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ लॉ की बात करेंगे, तो हम पहले ये देखेंगे, ये अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, आप आशीर्वादन की बुक में भी देखेंगे तो इसी तरीके से दिया हुआ है। मैंने यहाँ हिंदी में मेंशन नहीं किया है, आप लोग उससे टैली कर लीजिएगा, ठीक है। आशीर्वादन की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ लॉ यानी कि कानून के प्रकार, तो मैकाइवर ने ये कानून के प्रकारों का उल्लेख किया है, उन्होंने इसको डिस्कस किया है। तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल लॉ, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पॉलिटिकल लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल लॉ को उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज नेशनल लॉ, सेकेंड इज अ इंटरनेशनल लॉ। यानी एक हो गया राष्ट्रीय कानून और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि नेशनल लॉ को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरा है ऑर्डिनरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब संवैधानिक कानून या संविधान का कानून, और ऑर्डिनरी लॉ मतलब जो साधारण कानून है, ठीक है। फिर इन्होंने ऑर्डिनरी लॉ को यानी साधारण कानून को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पब्लिक लॉ यानी सार्वजनिक कानून, और दूसरा है प्राइवेट लॉ यानी व्यक्तिगत कानून। फिर इन्होंने पब्लिक लॉ यानी सार्वजनिक कानून को 2 भागों में डिवाइड किया है।
पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून, और दूसरा है जनरल लॉ, सामान्य कानून। ठीक है। तो पॉलिटिकल लॉ यानी कोई भी लॉ होगा तो वो पॉलिटिकल ही होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है। तो नेशनल लॉ क्या यानी कि किसी एक कंट्री के अंदर जो भी लॉ बनेगा वो नेशनल हो जाएगा। इट्स मीन जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में ही बनता है, या उसका जितना भी लॉ है पाकिस्तान में है, इंडिया का इंडिया में है, यूएसए का यूएसए में है। तो यानी कि कोई भी नेशन या राष्ट्र, कोई भी कंट्री जो अपने लिए लॉ बनाती है वो नेशनल लॉ हो जाती है। इट्स विद इन द बाउंड्री, वो कोई भी लॉ बनाएगी, चाहे उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा, अगर कोई भी जैसे कृषि बिल हो गया एक्सेट्रा, वो सब उस बाउंड्री के अंदर रहेगा, यानी वो नेशनल लॉ है किसी एक कंट्री के लिए। और दूसरा जो है वो इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि कोई भी लॉ अगर बनता है तो वो इंटरनेशनली इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, तो मानवाधिकार जो है वो हर कंट्री के लिए है, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, एक्सेट्रा। लेकिन नेशनल लॉ मतलब कि किसी पर्टिकुलर के एक कंट्री के लिए। ठीक है। जैसे इंटरनेशनल लॉ में आपका यूएन हो गया, तो यूएन कोई भी अगर कोई उसकी जितने भी मेंबर्स है, अगर कुछ भी वो लॉ बनाती है या कुछ डिसीजन लेती है तो यूएन के जितने भी मेंबर्स होंगे उसको फॉलो करेंगे। लेकिन नेशनल लॉ का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एक कंट्री होगी और वो कंट्री में जो भी लॉ बनेंगे तो उस कंट्री के अंदर यानी विद इन द बाउंड्री जितने भी सिटीजन हैं या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा सभी उस नेशनल लॉ को यानी राष्ट्रीय कानून को फॉलो करेंगे। तो नेशनल लॉ यानी राष्ट्रीय कानून दो भागों में बटे हुए हैं। पहला है संवैधानिक कानून और दूसरा है साधारण कानून। तो संवैधानिक कानून क्या है या संविधान की कानून क्या है कि वो कानून जिसके द्वारा जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो खुद कंट्रोल में होता है। और ये जो स्टेट जो लॉ के कंट्रोल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में है, वो जनता पर शासन करती है। तो यहाँ पर ये है कि ये जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्या है, वो पहले से कुछ लिखे हुए हैं, कुछ अनरिटन है, कुछ रिटन है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख गया है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल है। जैसे केशवानंद भारती में आपने एक टर्म पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का मूलभूत ढांचा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पहले का ओरिजिनल बना हुआ है, ठीक है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसमें जैसे कि भारत को एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया है, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। लेकिन अब अगर कोई नया लॉ बनता है, जैसे कोई नया लॉ बना, जैसे आर्टिकल 370 को ख़त्म करना हुआ या एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल हुआ, तो वो क्या हुआ, वो ऑर्डिनरी लॉ इसलिए हो गया कि ऑर्डिनरी लॉ को कौन बनाएगा, इस कानून को कौन बनाएगा, लेजिस्लेटिव, ठीक है, यानी भारत में लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर ये ऑर्डिनरी लॉ बनाते हैं, लेकिन ये जो लॉ बनाएंगे वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट हो। ये यहाँ पर ये लॉ नहीं बना सकते हैं कि आज से ये कानून बन रहा है कि इंडिया जो है अब वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहा, वो नहीं कर सकते। क्योंकि केशवानंद भारती जो केस आपने कोट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी जो मूलभूत ढांचा है, कोई भी नया कानून बनाकर उस पुराने संविधान को हम वायलेट नहीं कर सकते, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, पर अमेंडमेंट उसके एक क्या कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट की तरह होंगे, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसमें वायलेशन नहीं करेंगे, उसका एक पार्ट हो सकता है। जैसे आर्टिकल 21 जो है कि पहले जो डिग्निटी वर्ड नहीं था, ठीक है, लेकिन अब उसमें जोड़ा गया आर्टिकल 21 को और इम्प्रूव किया गया और उसको शक्तिशाली बनाया गया। तो ऑर्डिनरी लॉ जो है वो कौन बनाएगा, वो लेजिस्लेटिव यानी लोकसभा, राज्यसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। फिर है आपका पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। तो ये जो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ है, इसमें डिफरेंस किसने किया है, हॉलैंड ने, HONNLAND, हॉलैंड ने इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया है। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि मे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो पब्लिक लॉ है वो क्या होगा,
वो स्टेट का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, और लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शन, सरकारी कार्यों के क्या क्या सीमाएं हैं, उसको किस तरीके के कंट्रोल में रखना, और स्टेट और जो इंडिविजुअल है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये आपका हो गया है पब्लिक लॉ। लेकिन जो आपका प्राइवेट लॉ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको कंट्रोल में करते हैं, यानी दो या दो से अधिक जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनके बीच में कोई भी अगर जो रिलेशंस हैं उसको कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर प्राइवेट लॉ बनाया जाता है। और पब्लिक लॉ मतलब ये है कि एक तरफ स्टेट या गवर्नमेंटल ऑफिसर और दूसरी तरफ नागरिक, ठीक है। तो हॉलैंड खुद कहते हैं कि व्यक्तिगत कानून में संबंधित दोनों पक्ष नागरिक होते हैं, जिनके ऊपर और जिनके बीच राज्य एक निष्पक्ष पंच के रूप में रहता है। यानी कि ये जो प्राइवेट लॉ है, अगर दो लोगों के बीच में, दो नागरिकों के बीच में अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो वहाँ पर जो स्टेट है, ठीक है, यानी यहाँ पर जुडिशरी हो गई, ये जो जुडिशरी है वो क्या रहेगी, वो बायस नहीं होगी, वो किसी का पक्ष नहीं लेगी, वो केवल किसका पक्ष लेगी, केवल वो जस्टिस करना जानती है। तो इन प्राइवेट लॉ द पार्टीज कंसर्न एज प्राइवेट इंडिविजुअल अबव एंड बिटवीन whom stand the state as a impartial arbitrary. In public law also the state is present as arbiter, although it is at the same time one of the parties interested. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये फ्रांस में है। फ्रांस में क्या है कि वहाँ पर दो तरीके के जुडिशरी होती है। जैसे इंडिया में हम बात करें तो एक ही तरीके की जुडिशरी है, ठीक है। चाहे अगर किसी मंत्री पे, मिनिस्टर पे, कोई गवर्नमेंटल ऑफिसर पे अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो उसी कोर्ट कचहरी में जाएंगे, उसी जुडिशरी में जाएंगे, उसी न्यायपालिका में जाएंगे जिसमें आम नागरिक जाते हैं, यानी इंडिया में, ठीक है। लेकिन फ्रांस में क्या है कि वहाँ पर जो जुडिशियल सिस्टम है वो दो तरीके की है। एक जो कॉमन पीपल के लिए है, कॉमन जुडिशरी, और दूसरा जो है वह है एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी या प्रशासनिक जो कानून वहाँ पर चलता है। कि वहाँ पर कोई भी अगर गवर्नमेंटल ऑफिसर हुआ, ठीक है, वो अगर अपने राइट्स का वॉयलेशन, उसके राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है या वो किसी और के राइट्स का वॉयलेशन करता है तो उसका जितना भी प्रोसीडिंग होगी, जितनी भी सुनवाई होगी कोर्ट कचहरी की, तो वो साधारण जो जुडिशरी है, जो ऑर्डिनरी जुडिशरी है जिसमें हम लोग जाते हैं, वहाँ नहीं होगी। उन लोगों का अलग है और आम नागरिकों का अलग है। इंडिया में क्या है, एक जैसा। लेकिन इंडिया में यानी कि कोई मंत्री पे, कोई ऑफिसर पे, कोई भी अगर कोर्ट कचहरी चल रहा है तो वो उसी सेम कोर्ट में चलेगा, उसी जुडिशरी में चलेगा जहाँ आम नागरिकों का चलता है। इंडिया में ये में डिफरेंस नहीं है, ये फ्रांस में है। लेकिन इंडिया में एक डिफरेंस है, इंडिया में मार्शल लॉ चलता है। मार्शल लॉ मीन्स कि वो जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनका कोर्ट अलग होता है, उनके राइट्स थोड़े से अलग होते हैं। हम लोगों के क्या है, बिल्कुल अलग है। चाहे हम आम नागरिक हैं, चाहे हम में से कोई एक मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, ठीक है, उसका अलग है। लेकिन मार्शल लॉ जो है वो स्पेशली जो है वो आर्मी ऑफिसर्स के लिए होते हैं, बस आर्मी ऑफिसर के लिए। लेकिन फ्रांस में क्या है, दो तरीके की जुडिशरी, एक जिसमें कि गवर्नमेंटल सारे ऑफिसर्स चले जाएंगे, कोई भी मंत्री हो, कोई भी, वो मार्शल उनका कोर्ट हो जाता, उनका जुडिशियल सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी होती है, और आम नागरिकों के लिए जो ऑर्डिनरी जुडिशरी है। फिर दूसरा है जनरल लॉ, यानी कि सामान्य कानून। अब सामान्य कानून क्या है कि जो जनरली जो होते हैं, यानी कि ये जो सभी के लिए बनते हैं, जो लेजिस्लेटिव बनाती है, तो ये जो कानून है, ये जो ऑर्डिनरी लॉ है, वो इक्वली सारे सिटीजन के लिए इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं। और ये जो कोई भी अगर कानून बनता है तो सारे जितने भी
लोग हैं, चाहे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, रेस एंड जेंडर, ये लॉ सब पे इक्वली इम्प्लीमेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ इसको डिफाइन किया है, ठीक है। मैंने पीडीएफ भेज दिया है, आप उसको बिल्कुल केयरफुली उसको रीड करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो लॉ है वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर हम लोग पहले स्लाइड पर जाएंगे, ठीक है। कि जहाँ पर लॉ नहीं होगा वहाँ पर फ्रीडम का कोई भी गारंटी नहीं होगी। इट्स मीन्स कि फ्रीडम जो है वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, लॉ जो है वो फ्रीडम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। एक्सक्यूज मी। आप इसको पढ़िए कि अगर लॉ नहीं होगा तो क्या होगा कि किसी भी इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर। आप याद करिए, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है उसी की चलेगी। तो यानी कि लॉ जो है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। ज़रूरी तो नहीं है कि सारे जो इंडिविजुअल हैं, सारे जो नागरिक हैं वो पावरफुल ही हैं, कोई कमज़ोर भी है, कोई पावरफुल भी है। तो अगर हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर अगर आप याद करेंगे तो वहाँ पर सॉवरेनिटी को क्यों बनाया गया था, ताकि वो इस इंडिविजुअल, ये जो कंडीशन थी उसको कंट्रोल में कर सके। लॉक का याद करिए, जॉन लॉक ने क्या कहा था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ लिबर्टी। ये तीन स्वतंत्रता हैं। और वहाँ पर जॉन लॉक ने क्या कहा था कि जो हम सॉवरन को बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं, ताकि वो जो राज्य बनेगा, वो जो सॉवरेनिटी बनेगी, वो जो संप्रभुता बनेगी, वो हमारे इन्हीं तीनों कानूनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनेगी। और जॉन लॉक ने ये भी कहा था कि अगर ये सॉवरेनिटी हमारे इन 3 लिबर्टी को या 3 अधिकारों को, यानी 3 प्राकृतिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है तो क्या होगा कि हम उस सॉवरेनिटी को हटा देंगे। तो यानी कि सॉवरेनिटी क्यों आई है, संप्रभुता क्यों आई है, जो हमने हॉब्स में देखा या लॉक में देखा, तो वो क्यों आई है, ताकि जो स्टेट ऑफ नेचर है, यानी जो प्राकृतिक अवस्था है, या इस समय भी देखें तो जो कानून है वो क्यों बनती है, ताकि वो हमारे आपके सभी के इंडिविजुअल के जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, उसको प्रोटेक्ट कर सके। और दूसरा चीज़ कि कानून न केवल 2 इंडिविजुअलों के बीच में ही प्रोटेक्शन करती है, न यानी अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को परेशान करता है तो वहाँ पर लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगी, बट यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि लॉ जो है वह स्टेट से भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर अगर अगर आपको स्टेट हुआ या कोई गवर्नमेंटल ऑफिसर हुआ, वो आपको अगर परेशान करता है तो आप ये जान लीजिए कि जो इंडिया में जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स, वो कैसा प्रोटेक्शन है, वो स्टेट के अगेंस्ट है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। यानी कि स्टेट यानी कि कोई भी गवर्नमेंटल ऑफिसर हुआ या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कोई भी आपके इस फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती है। और दूसरी चीज़ कि फंडामेंटल राइट्स को आप गिव अप भी नहीं कर सकते, उसको त्याग भी नहीं कर सकते हैं। और मौलिक अधिकार जो आपको फंडामेंटल राइट्स इंडिया में मिला है वो क्या है, वो स्टेट के ही अगेंस्ट है। आप नेक्स्ट ईयर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप इसको देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है वह न केवल आपका किसी दूसरे इंडिविजुअल से, बट स्टेट से या किसी गवर्नमेंटल ऑफिसर से जो पोजीशन पे हो, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। कि अगर राज्य भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो आप उस स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाकर जुडिशरी में उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं।